So, hello and welcome everyone to our channel Psycho Professor. My name is David, and so today we are going to start our UGC NET 2021 Psychology paper discussion. Okay, so let's look at first of all the question number one. So, Mr. David, what? What are you saying? Just change the pitch and timbre of my voice. All right, it's fine. हाँ जी, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट 2021 के आपकी आंसर की में जो आंसर दिए हुए हैं उनके साथ हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 100 तक हम जाएंगे। ठीक है, बीच में आपको हर 10 प्रश्न के बाद एक एक पड़ाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया एंड देन हम सारे सवालों को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। ये क्या कहता है? ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स, ऐसी कौन सी नर्व्स है कैरी द सेंसरी मैसेजेस। ठीक है, सेंसरी मैसेजेस की बात हो रही है, यानी कि संवेदी सूचनाओं की बात हो रही है। ठीक है, जो आप सेंस करते हैं, जो आप फील करते हैं, कहाँ पे? आपके स्किन के थ्रू, आईज के थ्रू एंड ईयर्स के थ्रू। ठीक है, केंद्रीय स्नायु तंत्र तक ले जाने वाले स्नायु निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक है, क्या क्या बात हो रही है यहाँ पे? तो आपकी त्वचा, आंख और कान, मीन्स वो कौन सी नर्व्स हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, आपकी बॉडी में कौन सी ऐसी नर्व्स है जो किसका काम करती हैं? सेंसरी मैसेजेस जो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मान लीजिए एक गरम तवा रखा हुआ है, एक हॉट पैन है यहाँ पे। ठीक है, उसको आप टच करते हैं। ठीक है, टच करते हैं, उसी दौरान तुरंत क्या होता है? आपको एक सिग्नल मिलता है। ठीक है, सिग्नल कैसे मिलता है? जैसे हमारे टेलीफोन की वायर्स होती है, उसी प्रकार से हमारे बॉडी में क्या जाती है? कई सारी नर्व्स जाती है। ठीक है ना? तो वो जो सूचनाएं हैं, जो संवेदी सूचनाएं हैं, जो सेंसरी मैसेजेस हैं, किसके थ्रू जाते हैं? हमारी स्किन, हमारी आंखों और हमारे कानों के द्वारा कहाँ पहुंचते हैं? वो पहुंचते हैं सीएनएस में। ठीक है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये जो मैसेजेस है, सेंसरी मैसेजेस, ये कौन सी नर्व्स पहुंचाती है? सवाल आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, आपका जो केंद्रीय स्नायु तंत्र है, यहां तक ले जाने वाली स्नायु, ठीक है, कौन सी है? कौन सी नर्व है यहाँ पे जो बात करती है? ऑप्शन में आपको दिया हुआ है एफरेंट, ठीक है, ई से, ए से दिया हुआ है एफरेंट, 3 से दिया हुआ है क्रेनियल एंड 4 में आपको दिया हुआ है पेरिफेरल, यानी कि आपका अपवाही, देन अभिवाही, कपालीय एंड परिधीय। ठीक है, तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या है? अब देखते हैं हम करेक्ट आंसर क्या है इसका। तो लेकिन करेक्ट आंसर तक पहुंचने से पहले आपको मिलता है, जब हम ये बात बोल रहे हैं, आपको मिलते हैं 5 सेकंड 6 सेकंड का वक्त। नीचे आप कमेंट कर सकते हैं अपना आंसर। ठीक है, ताकि वीडियो के एंड होते होते आपको मालूम पड़े कि आपने कितने कमेंट सही किए हैं, आपके कितने आंसर्स सही हैं। ठीक है, बी सी डी ए जो भी आपका ऑप्शन है, उसको आप तुरंत के तुरंत अभी ये वीडियो को, ये जो बटन है, इसको थोड़ा पॉज करके यहाँ पे आप नीचे तुरंत के तुरंत कमेंट करिए। ठीक है, एंड देन हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो आंसर जानने से पहले थोड़े से हम क्या है, स्मार्ट लोग हैं, स्मार्ट वर्क करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज एफरेंट एंड व्हाट इज एफरेंट। ठीक है, दोनों साउंड सिमिलर करते हैं। हिंदी में देखते हैं अपवाही, ठीक है, एंड अभिवाही। ठीक है, अपवाही एंड अभिवाही में क्या डिफरेंस है ना? कुछ मेजर डिफरेंस है एफरेंट एंड एफरेंट में। ठीक है, ये क्या करता है? ये जो आपकी एफरेंट नर्व है, जो आपकी है, वो कहां ले जाती है? आपके सीएनएस से इंफॉर्मेशन को बाहर ले जाती है। ठीक है, एंड देन जो आपकी एफरेंट नर्व है, ये क्या करती है? ये जो आपके ऑर्गन्स हैं, ठीक है, आपके जो ऑर्गन्स हैं अभिवाही, ये जो आपके सेंसरी मैसेजेस हैं, ठीक है, आपकी आंखों से, आईज से, ईयर से, ये कहां लेके जाती है? सीएनएस में लेके जाती है। मींस इसका मतलब क्या होता है कि जो एफरेंट नर्व है, ये सीएनएस है। ठीक है, सीएनएस से जो बाहर जाएगी नर्व इंफॉर्मेशन लेके, वो कौन सी नर्व कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी एफरेंट नर्व, यानी कि आपकी अपवाही नर्व कहलाएगी, अपवाही स्नायु कहलाएगी। देन अगला है आपके पास यहाँ पे कि सीएनएस में, ठीक है, अब बाहर नहीं जाएगी, अब सीएनएस के अंदर इंफॉर्मेशन लेके जो नर्व्स आएंगी, ठीक है, सीएनएस में लेके आएंगी। अब सीएनएस में आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या कंसिस्ट होता है, वो आपको मालूम है। ठीक है, तो ये जो नर्व यहाँ पे लेके आएगी आपके सीएनएस में इंफॉर्मेशन, वो कौन सी नर्व कहलाती है? वो कहलाती है आपकी एफरेंट नर्व्स। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो आपको आंसर तो मिल गया होगा अभी तक आपका कि करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 एफरेंट नर्व इज द करेक्ट आंसर। जो अभिवाही स्नायु है, वही हमारे जो सेंसरी मैसेजेस है, स्किन से, आईज से, ईयर से, वही कहां लेके जाते हैं? ये लेके जाते हैं आपके सीएनएस में। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा इस तरह से, सीएनएस ये है, सीएनएस से जो बाहर जाएगी वो कौन सी कहलाएगी? वो कहलाएगी ई, है ना? एंड जो अंदर आएगी नर्व, वो कौन सी इंफॉर्मेशन लेके आएगी? एफरेंट नर्व्स कहलाएंगी वो। ठीक है, तो एफरेंट एंड एफरेंट डिफरेंट आपको क्लियर हो गया। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो क्रेनियल दिया हुआ है, ये जो कपालीय दिया हुआ है, ऐसी हमारे पास कितनी नर्व्स होती हैं? टोटल 12 नर्व्स होती हैं।
ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक फंक्शंस जो होते हैं, है ना, जैसे एक इंपॉर्टेंट नर्व होती है, स्टार्ट होती है वी से, ठीक है, वो क्या काम करती है, वो काम करती है आपके हार्ट बीट का, आपकी ब्रीदिंग का, ऑटोमेटिकली काम करता है, ठीक है। आपको ये ब्रेन को बताना नहीं पड़ता है बार बार, ठीक है, कि ये आपके दिल को, आपके हार्ट को काम करना है, आपकी नोज को ब्रीदिंग का काम करना है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली होती है। ये कौन सी नर्व करती है, ये करती है आपकी क्रेनियल नर्व, ठीक है। लेकिन आपके जो सेंसरी मैसेजेस की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेशन की बात कहीं नहीं की है ना। सेंसरी मैसेज जो होता है, इसको क्या करते हैं हम, रजिस्टर करते हैं, ठीक है। आपने इस गर्म तवे को हाथ लगाया, ठीक है, अपने हाथ से लगाया आपने, तो क्या हुआ, आपने इस स्टिमुली को क्या किया, आपने रजिस्टर किया, एंड देन तुरंत कहां जाता है, वो आपके सीएनएस में जाता है। और कौन सी नर्व लेके जाती है, वो नर्व जो लेके जाती है वो है आपकी अभिवाही स्नायु, यानी कि आपकी एफरेंट नर्व, ठीक है। एंड देन यूजीसी ने भी इसको करेक्ट आंसर दिया हुआ है, एफरेंट नर्व इज द 100% करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सेंसरी मैसेज जो स्टोर कर रहे हैं। एंड देन पीएनएस की बात करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो वो सब अलग चीजें होती है, ठीक है। आपको मेन ध्यान रखना है, यहाँ पे 12 क्रेनियल नर्व्स होती है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है। एंड जो एफरेंट है, ये क्या करेगी, ये हमेशा सीएनएस से इंफॉर्मेशन बाहर खींचेगी, एंड देन अंदर कौन इंफॉर्मेशन लेके जाएगी, अंदर इंफॉर्मेशन लेके जाएगी आपकी एफरेंट, है ना, ई एंड ए। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक बहुत, अगर आप थोड़ा सा भी आपको गेमिंग के बारे में नॉलेज हो, स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज हो, तो क्या होता है, ई ए स्पोर्ट्स, ठीक है। ई ए स्पोर्ट्स करके क्या आता था, एक बहुत पहले वीडियो गेम आता था, है ना, क्रिकेट वगैरह इस सब में आता था ई ए स्पोर्ट्स करके, ठीक है। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ई से क्या होगा, ये बाहर जाएगी, एंड ए से क्या होगा, ये अंदर आएगी, ठीक है। तो ई ए से आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। एंड अगर आपको ई ए से ध्यान नहीं हो रहा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखते हैं हम, ये जो आपका ईयर है ना, ईयर्स है, ईयर्स, इसमें क्या आ रहा है, फर्स्ट ई ए आ रहा है एंड देन ए आ रहा है। अब बस आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि हमने इस डायग्राम में, इस वीडियो में सीएनएस बनाया था, पहले कौन सा बाहर जाएगा, ये जो इन्फॉर्मेशन बाहर जाएगी, ऑटोमेटिकली इतना याद रखिए, जो इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही है वो कहाँ जा रही है, एफरेंट नर्व का काम है। तो ऑटोमेटिकली बात है, जो अंदर आएगी वो कौन करेगा, वो आपकी एफरेंट नर्व काम करेगी। ऑलराइट, तो ये क्लियर हो गया, ये डाउट क्लियर है। अब आप जीवन में कभी भी इस चीज को नहीं भूलेंगे, है ना, इस एग्जाम में भी एंड देन आपके आने वाले एग्जाम में भी आप कभी नहीं भूलेंगे। सीएनएस जो बाहर जाएगा वो ई है, एंड जो अंदर आएगा वो क्या है, वो ए है, राइट। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अ वुमन हु लर्न्स दैट शी हैज बीन डिप्राइव्ड, ठीक है, डिप्राइव्ड ग्रुप्स की बात नहीं हो रही है, डिप्राइव्ड मतलब उसको वंचित किया गया, किससे, ऑफ प्रमोशन टू अ हायर जॉब इन कंपनी, मे स्टॉर्म इनटू हर बॉस ऑफिस एंड हैव टेम्पर टेंट्रम। इट एग्जाम्प्लीफाइज, ये क्या बताता है, सब्लिमेशन, रेशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रिग्रेशन, ठीक है। यू हैव 5 to 6 सेकंड्स ऑफ टाइम, नीचे आप कमेंट कर दीजिए। किसी महिला को पता चलता है कि उसे किसी कंपनी में उच्च पद पर प्रोन्नति, पदोन्नति से वंचित किया गया है, ठीक है, उसका प्रमोशन होना था लेकिन क्या कर दिया है, उसको वंचित कर दिया गया प्रमोशन से किसी कारण से, ठीक है, XYZ कोई भी कारण हो सकता है। वह शीघ्र ही अपने बॉस के कार्यालय में जाती है और क्या करती है, अपना क्रोध प्रदर्शित करती है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, उदारीकरण, योक्तिकरण, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिशमन, सॉरी उदात्तीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं आपसे कि एक वुमेन है, ए वुमेन, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया है, प्रमोशन उसको नहीं दिया है, ठीक है, उसको प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं मिला है। नाउ शी इज क्या है, वो बहुत ज्यादा एंग्री हो गई है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है क्योंकि उसको पदोन्नति नहीं मिली है, ठीक है, कहाँ पे, किसी एक कंपनी में। तो वो क्या करती है, वो जाती है अपने बॉस का केबिन बना हुआ है, बॉस का केबिन है ये यहाँ पे, तो वो आती है गुस्से में, उसको मालूम पड़ता है लिफाफे में कि उसको प्रमोशन नहीं मिला है, ठीक है। देन वो कहाँ आती है, वो आती है अपने बॉस के केबिन में, ठीक है, और यहाँ पे आके क्या क्या करती है, अपना क्रोध प्रदर्शित करती है, ठीक है, उनको में भी चिल्ला सकती है वो, ठीक है, वहां की फाइलें फेंक सकती हैं, जो भी होता है उसके साथ वो क्या करती हैं, वो अपना क्रोध प्रदर्शित करती हैं किसी ना किसी रूप में। और मान लीजिए अगर टेबल पे ग्लोब रखा हुआ है, ठीक है, तो वो उसको भी फेंक सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, एक प्रकार से क्रोध प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। एक ऐसा ही सवाल आपके आया था नेट में, जहां पे किसकी बात करते हैं हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जिसमें क्या होता है, जो एंगर है, वो जो पर्सन है वो क्या करता है, अपने बॉस के बजाय अपने घर आके अपने चाइल्ड पे गुस्सा करता है, ठीक है। तो वो PYQ आपको याद आएगा, तो चाइल्ड पे गुस्सा करता है, तो ये क्या है, सिंपल ये एंगर का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात तो नहीं है, ये कंफर्म है। ऑप्शन में क्या दिया है, सब्लिमेशन, रेशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। अब समझते हैं सब्लिमेशन में क्या होता है, रेशनलाइजेशन में क्या होता है, रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है, एंड रिग्रेशन में क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रेशनलाइजेशन की, यानी कि योक्तिकरण की। रेशनलाइजेशन के ऊपर आप कई सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप चीजों को क्या करते हैं, लॉजिकली थिंकिंग करते हैं, ठीक है, उसको रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे जो महिला है ए, वो क्या कर सकती है, इसको लॉजिकली सोच सकती है, रेशनलाइज कर सकती है कि शायद मैंने
अच्छा स्कोर नहीं किया, इस वजह से मुझे नहीं प्रमोशन मिला, या फिर कुछ अलग तरीके की बातें, ठीक है। ये होगा किसके अंदर, ये होगा आपके युक्तिकरण के अंदर, ठीक है। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होगा, उसको गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होगा, प्रतिक्रिया निर्माण, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक रिएक्शन हो रहा है, क्या है कि उसको गुस्सा है, ठीक है, लेकिन क्या कर रही है अब वो, जो गुस्से के बजाय क्या कर रही है, अब वो लव का साइन शो कर सकती है, ठीक है, रिएक्शन फॉर्मेशन के अंदर, यानी प्रतिक्रिया निर्माण, एक नई प्रतिक्रिया का क्या कर दिया उन्होंने, निर्माण कर दिया, ठीक है। जो हमने एग्जाम्पल में देखा था कि एक जो लड़का था, ठीक है, वो क्या करता था, एक लड़की को पसंद करता था, ठीक है, या फिर नफरत करता था या पसंद करता था। तो अब नेक्स्ट क्या होता है, जब वो किसके अंदर आता है, रिएक्शन फॉर्मेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो क्या करता है, अब वो लड़की के लिए अगर वो हेट करता होगा तो यहाँ पे लव की फीलिंग कर देगा, एंड देन अगर यहाँ पे लव करता होगा तो यहाँ पे हेट की फीलिंग जगा देगा या कर देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका रिएक्शन फॉर्मेशन। एंड जो आपका आंसर है, ये करेक्ट क्या है, ये आप नीचे कमेंट कर दीजिए अभी। एंड देन करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर 4, रिग्रेशन, ठीक है। प्रतिशमन की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। इसको फ्रॉइड ने बताया हुआ है, एंड देन एना फ्रॉइड ने भी बताया हुआ है कि क्या होता है, और भी कई सारे जो नियो फ्रॉइडियन है ना, नौ फ्रॉइडियन है, उन्होंने भी बताया इस बुक के बारे में कि आपके अगर बचपन में कहीं पे आपके साथ क्या हो गया है, फिक्सेशन हो गया है, ठीक है। तो ये किसको जन्म देती है, ये जन्म देती है आपके रिग्रेशन को, ठीक है। बचपन में आपके साथ कुछ बात हुई है ना, किसी फेज में, तो क्या होता है आपके साथ, रिग्रेशन की बात यहाँ पे आपके साथ एक्टिविटी हो सकती है, यानी कि प्रतिशमन की, ठीक है। वह शीघ्र ही क्या करती है, अपने बॉस के कार्यालय में जाती है और अपना क्रोध प्रदर्शित करती है, ठीक है। टेम्पर टेंट्रम उसको आ जाता है, ठीक है। क्या आपको लगता है कोई बॉस पे गुस्सा कर सकता है, नहीं, है ना। ये 90% केसेस में नहीं हो सकता कि बॉस पे गुस्सा, ठीक है। आपको बॉस पे आपको गुस्सा आएगा तो क्या करेंगे आप, या तो अपने उसको रिप्रेस कर लेंगे, अपने मन में दबा लेंगे, ठीक है, या फिर उसको डिस्प्लेस कर देंगे, घर जाके चिल्लाएंगे, ठीक है, अपने हस्बैंड वाइफ पे चिल्लाएंगे, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे चिल्लाएंगे, ये सब हो सकता है, ठीक है। एंड देन लेकिन 10% केसेस में ही क्या करेंगे आप, बॉस के साथ आप आर्ग्यूमेंट करेंगे, एंड देन टेम्पर टेंट्रम करेंगे, क्रोध प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्कशन की बात नहीं किया उन्होंने, ठीक है, कि डिस्कस कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है शायद वो रेशनलाइज करती, ठीक है। लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है टेम्पर टेंट्रम की, वो जाके सीधा गुस्सा पटक दे रही है अपने बॉस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है, सिंपल एंड सिंपल यहाँ पे आपका रिग्रेशन का एग्जाम्पल है, एंड ठीक है। तो प्रतिशमन इसका होता है आपका करेक्ट आंसर, राइट। तो दो चीजें सीख ली अभी तक हमने, ठीक है। एफरेंट नर्व एंड एफरेंट नर्व्स दोनों सिमिलर साउंड करती हैं, ये हमारे इंग्लिश की बिल्कुल भी मानता नहीं है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमने सीखा रिग्रेशन के बारे में, रिएक्शन फॉर्मेशन के बारे में क्या होता है, एंड रेशनलाइजेशन के बारे में, ऑलराइट। सब्लिमेशन के बारे में आप खुद से पता कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ऑलराइट, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं एंड अगला सवाल देखते हैं। ओके ना, ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द फेरोमोन्स। यहाँ किसकी बात पूछ रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं आपके फेरोमोन्स की। फेरोमोन्स के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है व्हाट इज फेरोमोन्स, ये होते क्या है, ये किस चिड़िया, ये किस कबूतर, ये किस पक्षी का नाम है, ठीक है। व्हाट इज फेरोमोन्स, आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, आपको दिया है बायोकेमिकल्स फाउंड विद इन द ब्रेन विच अफेक्ट अ पर्सन्स बिहेवियर। आपने इतने सारे न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ा है, आपने मस्तिष्क के भीतर पाए जाने वाले जैव रसायन, आपने कितने ही नेट की तैयारी के दौरान जैव रसायनों के बारे में पढ़ा है, ठीक है, जो क्या करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, ठीक है, पर्सन्स बिहेवियर। तो क्या कभी आपने फेरोमोन्स सुना, नहीं, ऐसा नहीं सुना, ठीक है। एंड देन बायोकेमिकल्स विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन, न्यूरॉन से न्यूरॉन जा रही है, सिनेप्स पे जा रही है, ठीक है। पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन सब हो रहा है, लेकिन वहां भी हमने फेरोमोन्स नाम का नहीं सुना। केमिकल मैसेंजर्स फाउंड इन द सीएनएस, क्या आपने कभी सीएनएस में एफरेंट नर्व्स, ठीक है, या फिर कुछ दूसरी चीजों के बाद आपने फेरोमोन्स का नाम सुना, नहीं सुना, ठीक है। तो आई होप ऑलरेडी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। एंड द ऑप्शन नंबर 4, व्यक्ति द्वारा पर्यावरण में उत्सर्जित रासायनिक पदार्थ, किसके द्वारा, व्यक्ति द्वारा पर्यावरण में उत्सर्जित रासायनिक पदार्थ जिनसे दूसरों का व्यवहार प्रभावित होता है, ठीक है। इसको ऑलरेडी हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज में सॉल्व कर चुके हैं, तो जिन्होंने उसको देखा है 2021 के पेपर सॉल्व करने के दौरान, तो उनको ये आंसर तो देखते ही बन गया होगा, ठीक है, फेरोमोन्स का। ऑलराइट, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस एमिटेड बाय द पर्सन इनटू द एनवायरनमेंट अफेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, ठीक है, दूसरे का बिहेवियर को क्या करते हैं हम, परिवर्तित जब कर सकते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम फेरोमोन्स, ठीक है। जब कहते हैं हमको लव हो गया, ठीक है, जब ये लव की थ्योरी भी कहीं ना कहीं इससे थोड़ा बहुत रिलेट करती है कि क्या होता है आपके बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना, बेसिकली आपके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपको जो स्वेट आता है, ठीक है, इसमें एक अलग तरीके की स्मेल कह सकते हैं हम, ठीक है,
स्मेल कह सकते हैं, जो क्या करती है, जो या आपको अट्रैक्ट करती है, ठीक है, या फिर डिस्ट्रैक्ट करती है। ऑलराइट, अगर आप कभी एक भारी भरकम बड़ी भरी बस में गए हो तो आप समझ रहे हैं कि हाँ फेरोमोन्स मतलब क्या होता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपने देखा होगा मेनली स्पोर्ट्स में रहते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स में रहते हैं, वो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, वो इस तरह का स्वेट सिक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, कि किस क्या होता है, थोड़े से वो अट्रैक्टिव होते हैं। ये मेनली बात होती है मेल्स एंड फीमेल्स के दौरान। जो फीमेल है वो मेल्स की तरफ अट्रैक्टिव होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन जो मेल्स हैं वो फीमेल्स की तरफ। क्यों? क्योंकि क्या होता है उनके अफेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरों के बिहेवियर में क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, मेनली ये इस चीज पे काम करता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं हम फेरोमोन्स, ठीक है। तो ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं एमिटेड बाय द पर्सन इनटू द एनवायरनमेंट अफेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरे के बिहेवियर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इन्हीं को कहते हैं हम फेरोमोन्स, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एंड देन फेरोमोन्स के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, सारी चीज समझेंगे। इसके भी आपके अलग अलग 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है, सिग्नलर होता है, ठीक है, और भी कई कई टाइप्स होते हैं, लेकिन वो आपको बताएंगे आपके दिसंबर के एग्जाम के लिए। ऑलराइट, अभी आपके लिए इतना काफी है कि फेरोमोन्स क्या होता है, ठीक है। अगर आपको 4 टाइप जानना है तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, या फिर नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा तो आपको स्पेशल वीडियो जो आएगी उसमें आपको बता देंगे कि फेरोमोन्स के बारे में और टाइप्स एंड क्या क्या मॉड्यूलेशन उसमें होता है। ऑलराइट, अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। ओके, तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। अगला सवाल देखते हैं प्रश्न नंबर 4। यह क्या कहता है, यह कहता है उच्च प्रबलता और तीव्र आवृत्ति वाले उद्दीपन के पूर्व अंतर्ग्रंथि तंत्रिका कोशिकाओं के क्रियाशीलन के पश्चात होने वाली अंतर्ग्रंथि संचरण की स्थायी सुसाध्यता का वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा करता है। क्रिया विभव, निरपेक्ष अनुक्रिया अवधि, सापेक्ष अनुक्रिया अवधि, ये दो तो आपको कंफर्म मालूम है, एंड दीर्घावधिक प्रभावकरण। क्या बात कर रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द एंड्यूरिंग फैसिलिटेशन ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, ठीक है, जो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है उसके दौरान क्या फैसिलिटेट करता है, दैट अकर्स, जो किसके बाद होता है, आपके एक्टिवेशन ऑफ सिनेप्सिस, ठीक है, जब आपका सिनेप्सिस एक्टिव होता है बाय हाई इंटेंसिटी एंड हाई फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, ठीक है। तो इसके दौरान क्या होता है, ये हमको पढ़ने की और समझने की जरूरत है, ठीक है। ऑप्शन में दिया है एक्शन पोटेंशियल, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, ठीक है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं नेट के एग्जाम की, तो अगर आपको एक्शन पोटेंशियल नहीं मालूम है, क्रिया विभव नहीं मालूम है, तो इसको आपको मालूम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि जब भी कोई आपका न्यूरॉन है वो किसके थ्रू, आपके एक्सॉन के थ्रू क्या करता है, स्टिमुली को देखा उसने, ठीक है, न्यूरॉन ने सिग्नल दिया, देन एक्सॉन के थ्रू अगले तरफ चला जा रहा है, वो सेल के बाहर जा रहा है, ठीक है, वहां पे फिर वो एक्शन करेगा। तो इसे क्या कहते हैं, इसमें भी 4 फेज होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम एक्शन पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, which of the following describes the enduring facilitation of synaptic transmission that occurs following activation of synapses, मतलब synapses एक्टिवेट होने के बाद, ठीक है। तो अगर आपको करेक्ट आंसर मालूम है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो आगे देखते रहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड की, यानी कि निरपेक्ष अनुक्रिया अवधि, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो गया, अब कोई नेक्स्ट चीज हो ही नहीं सकती, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप वो जो है वो लेगा ही नहीं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। देन अगला है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, कुछ टाइम बाद, ठीक है, थोड़े समय बाद फिर से अगेन एक्शन होगा, ठीक है, उसे कहते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। तो आप समझ गए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, दीर्घावधिक प्रभावकरण। यानी कि आपका जो लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन है, ठीक है, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल डिस्क्राइब करता है आपका कि क्या करेंगे आप, जो आपका प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स का स्टिमुलेशन है, ठीक है, हाई इंटेंसिटी एंड हाई फ्रीक्वेंसी उसके दौरान, ठीक है, ऑकर्स फॉलोइंग एक्टिवेशन ऑफ सिनेप्सिस बाय हाई इंटेंसिटी एंड हाई फ्रीक्वेंसी, कौन करता है, ये करता है आपका लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, ठीक है। तो आपका जो ये वाली यूनिट है आपकी, ठीक है, यूनिट 4 जो है आपकी, ये काफी हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को आप सीरियसली लीजिए, ठीक है। एंड जो हमारे कोर्स में बच्चे हैं वो तो इस चीज को सीरियसली लिए हैं, कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें आप, ये जो एक्शन पोटेंशियल, क्रिया विभव, सापेक्ष अनुक्रिया अवधि, ये सब चीजें आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, ठीक है, ताकि अगर आपको ये 3 चीजें मालूम होती, ये भी नहीं मालूम होता तो आप इजीली एलिमिनेट तो कर पा रहे थे, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। ओके, अगला सवाल कह रहा है प्रश्न नंबर 5, इफ अ पर्सन्स डिस्टिंक्टिव सोशल कैटेगरी मेक्स हिम और हर वल्नरेबल टू स्टीरियोटाइपिंग, इट इज रिफर्ड टू एज, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, यदि किसी व्यक्ति की विशिष्ट सामाजिक कोटि, ठीक है, कोई मान लीजिए कोई स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है वो, ठीक है,
उस पुरुष या महिला को रूढ़ धारणा अपनाने के लिए सहज रूप से प्रवृत्त करता है उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टोकन बायस, इनग्रेटिएशन, नियोसेक्सिज्म एंड टोकन इंटीग्रेशन। सांकेतिक एकीकरण, नवयौनवाद, सांकेतिक पूर्वाग्रह, अनुग्रह प्रापण। अगर आपको मालूम है तो नीचे आप प्लीज 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 कमेंट कर दीजिए ताकि आपको एंड ऑफ द वीडियो मालूम रहे कि आपने कितने आंसर सही किए। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है करेक्ट? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं, बी नहीं, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ये किसका एग्जांपल है? ये आपका एग्जांपल है टोकन इंटीग्रेशन का। टोकन बायस नहीं है ये जो कंसेप्ट आया है आपके टोकन्स का, ये किससे लिया है हमने? ये लिया है हमने सोशियोलॉजी से। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें आप। जो हम सोशल साइकोलॉजी पढ़ते हैं काफी इंपॉर्टेंट हो गई है आने वाले सालों में। ठीक है, इसका ध्यान रखें। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 टोकन इंटीग्रेशन। इसका अगर आपको जानना है डिटेल हमने जो डिस्कशन किया है उसके लिए आप प्रीवियस ईयर की क्यू के 2021 के सवाल देख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं अगले सवाल की ओर। ओके, अब हमको देखना है प्रश्न नंबर 6 में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे गलत कौन सा है उसको हमको फाइंड आउट करना है। 1 2 3 4 में से गलत कौन सा है उसको फाइंड आउट करना है। इसका भी आपको ध्यान रखना है कि इसको आप मार्क कर लें कि ये रॉन्ग और राइट में कंफ्यूज नहीं होना है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, पहला दिया है आपको बॉडीज रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीप वेरीज विद एज। शरीर की नींद की आवश्यकता उम्र के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। सभी जानते हैं ऐसा सही में होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं व्यायाम के दौरान एंडोर्फिन का स्त्राव होता है। ठीक है, शराब के अत्यधिक सेवन के परिणाम स्वरूप ललाट खंड सिकुड़ जाता है। ठीक है, इसको हम ऑलरेडी पीवाईक्यू में कर चुके हैं इसलिए इसको ज्यादा टाइम वेस्ट हम इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, एंडोर्फिन्स आर रिलीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन लीड्स टू श्रिंकेज ऑफ फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन। ये 1 3 एंड 4 ये तीनों चीजें होती हैं। 1 3 एंड 4 ये तीनों चीजें आपके साथ होती हैं। दिस इज करेक्ट। तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 2 टर्शियरी प्रिवेंशन इज एक्शन टेकन टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट एन इलनेस और इंजरी अर्ली विद एन एम ऑफ स्टॉपिंग और रिवर्सिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, तृतीयक निवारण ऐसी प्रक्रिया है जो समस्या को रोकने अथवा विपरीत करने के उद्देश्य से किसी बीमारी अथवा चोट की पहचान करने और उसका उपचार करने हेतु की जाती है। ठीक है, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर है ना। 3 टाइप के होते हैं आपके, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? टर्शियरी प्रिवेंशन इज एक्शन टेकन टू आइडेंटिफाई, हम है ना जो इलनेस है उसको ट्रीट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और इंजरी अर्ली है ना पहले ही करेंगे। ठीक है, विद एन एम ऑफ स्टॉपिंग और रिवर्सिंग द प्रॉब्लम, ताकि आपको प्रॉब्लम हो ही ना उसके लिए। ठीक है, तो आपको लग रहा है पढ़ के कहीं ना कहीं से भी टर्शियरी से लिंक है, ये कहाँ होगा? आपके फर्स्ट स्टेज में हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 जो आपका टर्शियरी प्रिवेंशन है ये एकदम रॉन्ग आंसर है। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपके पोस्ट आपकी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका सब चीजें इलाज वगैरह हो चुका है उसके बाद इसका प्रिवेंशन आता है आपके टर्शियरी वाले का। ठीक है, अगर आपको देखना है तो 2021 का पीवाईक्यू सॉल्व किया है सीरीज में प्रीवियसली। ठीक है, उसको जाके आप देख सकते हैं। वो छोटे छोटे वीडियोस है, 10-15 मिनट के वीडियोस हैं कुछ अप्रोक्सीमेटली, उनको जाके देख सकते हैं। वहां पे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है प्राइमरी सेकेंडरी टेम्पररी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है। ठीक है, ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑलराइट, प्रश्न नंबर 7 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन टाइप ए प्रोसेसेस ऑफ थिंकिंग एज डिस्क्राइब बाय वर्टाइमर। ठीक है, वर्टाइमर कौन थे? इनका नाम पढ़ते ही क्या आना चाहिए आपको? गेस्टाल्ट याद आना चाहिए। ठीक है, गेस्टाल्ट से भी आपको पीवाईक्यूज में कई सारे सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो गेस्टाल्टवाद है इसको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, गेस्टाल्टिज्म इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे सवाल आते हैं गेस्टाल्ट से। तो वर्थिमर द्वारा वर्थिमर नहीं है, वर्टाइमर द्वारा बताई गई सोचने के टाइप ए प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? ठीक है, समूहीकरण और पुनर्गठन, सदृशीकरण और अनुकूलन, अज्ञात परीक्षण और त्रुटि, आंशिक उत्पादी प्रक्रियाएं। ठीक है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि वर्टाइमर कौन था। मिस्टर मैक्स वर्टाइमर कहाँ पे आते हैं आपके? किसको लेके आते हैं? आपके गेस्टाल्ट को। इनके साथ 2 लोग और थे, अगर आपको मालूम है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने किसका प्रमोशन किया? इन्होंने प्रमोशन किया गेस्टाल्ट का। ठीक, इसी प्रकार से आपको किसका प्रमोशन करना है? हमारा प्रमोशन करना है। ठीक है, ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अगर आपको मालूम है तो नीचे प्लीज कमेंट डाउन बिलो। ठीक है, तो जो आपकी वर्टाइमर ने किसके बारे में बात की? आपके गेस्टाल्ट के बारे में बात की। साथ ही साथ इन्होंने क्या बात की? इन्होंने बात की थिंकिंग के बारे में। ठीक है, जो हम सोचते हैं थिंकिंग में इन्होंने एक बढ़िया सा एस्पेक्ट दिया, वो दिया आपके प्रोडक्टिव थिंकिंग का। ठीक है, प्रोडक्टिव थिंकिंग का इन्होंने एस्पेक्ट दिया। ठीक है, इसको भी ध्यान रखें आप। अगर आपको इस वाले नेट में मान लीजिए देखने को मिल जाए प्रोडक्टिव थिंकिंग के बारे में तो आप वर्टाइमर जी को याद कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एंड देन इस पे हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे आपके एग्जाम के पहले। ठीक है, ओके, सो डोंट वरी, वर्टाइमर जी काफी इंपॉर्टेंट है आपके गेस्टाल्टिज्म के लिए। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिए। इन्होंने 2 बुक्स भी रखी, 2 तो नहीं मतलब कई सारी बुक्स लिखी, लेकिन जो 2 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं
ठीक है, उसमें से एक है आपकी प्रोडक्टिव थिंकिंग एंड एक और कोई किताब है, ठीक है, तो उसको भी आप ध्यान रखें, मिस्टर वर्टहाइमर, ठीक है। एंड आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भूलेंगे नहीं, इस बात की गारंटी है, बस आप साथ में नोट्स बनाते चले, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसमें आपकी पार्शली प्रोडक्टिव मेथड्स यहाँ पे नहीं है, आंशिक उत्पादी प्रक्रियाएं नहीं है, ठीक है, ब्लाइंड ट्रायल एंड एरर, अब थिंकिंग की बात हो रही है, ट्रायल एंड एरर कैसे हो सकता है, अज्ञात परीक्षण और त्रुटि, एसिमुलेशन एंड कंडीशनिंग नहीं, सदृशीकरण अनुकूलन, तो क्या है करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रुपिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप केवल इतना देखिए, वर्टहाइमर छोड़ दीजिए, टाइप ए छोड़ दीजिए, प्रोसेसेस ऑफ थिंकिंग इसको ध्यान रखिए, ठीक है, प्रोसेसेस ऑफ थिंकिंग, ठीक है, ठीक है, इसमें ध्यान रखिए क्या हो सकता है, ठीक है। आप कुछ भी चीज सोचने के लिए थिंक, अगर मान लीजिए आपको आंसर नहीं भी मालूम है, ठीक है, टाइप ए प्रोसेस थिंकिंग के बारे में क्या बताया था, तो अगर आपको थिंकिंग के बारे में मालूम है तो जब भी आप कोई चीज सोचते हैं, ठीक है, जब भी आप कोई विचार करते हैं, थॉट करते हैं, ठीक है, थिंकिंग करते हैं, तो क्या होता है आप, ठीक है, क्या आप ट्रायल एंड एरर पे काम करते हैं, ठीक है, ये तो छोड़ ही दीजिए, आप क्या करते हैं, किसी चीज को रिऑर्गेनाइज करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या रखना है, स्ट्रीट स्मार्ट होना है ना, थोड़ा सा अलर्टनेस हमको रखनी है, इस तरह से भी आप आंसर तक पहुंच सकते थे, बट कोई बात नहीं, अभी आप वीडियोस देख रहे हैं, धीरे धीरे आपका कॉग्निशन बढ़ता जाएगा, सो डोंट वरी। ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, एंड अगला सवाल में आपको क्वेश्चन नंबर 8 में आपको काफी सारा काम करना है, एंड नीचे आपको कमेंट करना है इसके फॉर्मूले के साथ, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, प्लस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो भी आपको बताना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। ओके, तो ये रहा अगला सवाल आपके सामने, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 8 में, अ पर्सन्स क्रोनोलॉजिकल एज इज 20 ईयर्स, उसकी सीए कितनी है, 20 साल है, मेंटल एज कितनी है, 16 ईयर्स, व्हाट वुड बी हिज आईक्यू, ठीक है। तो आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है हमको तो नहीं मालूम, ठीक है, तो आईक्यू का जो फॉर्मूला है उसको आप नीचे कमेंट करिए, इसको सॉल्व करिए, और 120, 180, 110 इसका जो भी करेक्ट आंसर है इसको आप नीचे मेंशन करिए, ठीक है। अगर आप दूसरों के कमेंट देखते हैं, ठीक है, तो भी क्या करिए, आप खुद का कमेंट जनरेट करिए, आईक्यू का फॉर्मूला लिखिए एंड इसका करेक्ट आंसर लिखिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है जो कमेंट कर रहे हैं उनके आंसर्स गलत हो, ठीक है, तो आप भी ये गलती ना करें, आप खुद का कमेंट करें, उसको हार्ट बना के दिया जाएगा एंड उस पर करेक्ट आंसर भी मेंशन किया जाएगा, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसको आपको सॉल्व करना मैंडेटरी है, ठीक है, एवरीवन वाचिंग द वीडियो प्लीज कमेंट दिस क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको मालूम पड़े कि आप काफी कुछ सीखेंगे इस सवाल से, ठीक है, इसको लिखिए। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको आईक्यू का फॉर्मूला भी नहीं मालूम होगा, ठीक है, तो वो भी सीखेंगे इससे। एंड देन अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ऑलराइट, अब देखते हैं सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। कोलबर्ग के अनुसार, ठीक है, मिस्टर कोलबर्ग के अनुसार निम्न वक्तव्य नैतिक विकास की, ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट की बात हो रही है कि किस अवस्था को परिलक्षित करता है। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, जब व्यक्तियों की ऐसी मान्यता होती है कि नैतिक विकल्प अन्य व्यक्तियों के साथ निकट संबंध पर आश्रित नहीं है, और यह कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान रूप से नियमों को प्रवर्तन में लाया जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए, ठीक है, किसके बारे में बात करता है ये, कोलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 4, बात करता है आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की, मोरालिटी ऑफ इंटरपर्सनल कोऑपरेशन की, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन की, एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन की। When individuals believe that moral choices are not dependent on close ties to others and that rules must be enforced in the same manner for everyone, तो इनका कहना है कि जो रूल्स हैं सबके लिए एनफोर्स करने चाहिए सेम मैनर में, सभी के लिए, एंड ईच पर्सन शुड अपहोल्ड देम, ठीक है, और सबको क्या करना चाहिए, उसको अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए, ठीक है। तो कोलबर्ग के जो डेवलपमेंट के बारे में बात होती है मॉडल की, इन्होंने किससे सीखा था वो आप नीचे बताइए, इन्होंने किससे सीखा था। ओके, तो फिर इन्होंने उसी को आगे बढ़ाया, एंड देन सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कई सारे मॉडल्स दिए इन्होंने, उसमें से मोरालिटी ऑफ इंटरपर्सनल कोऑपरेशन, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ठीक है, एंड देन सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। करेक्ट आंसर क्या है इसका नीचे आप बता सकते हैं मैसेज करके, ठीक है, कमेंट करके 3214 कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर 3, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, ठीक है। ऐसा मॉरल डेवलपमेंट जिसमें किसकी बात कर रहे हैं हम, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का परिबोधन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जो रूल्स हैं क्या करेंगे, सभी फॉलो करेंगे, ठीक है, एक एमएलए भी फॉलो करेगा, एक पीएम भी फॉलो करेगा, एक मिनिस्टर भी फॉलो करेगा, एंड एक कॉमन मैन भी फॉलो करेगा, ठीक है, ऐसी एक बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग करने की बात हो रही है, ठीक है, कोई यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की बात नहीं यहाँ पे, ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का परिबोधन। ऑलराइट, ओके, अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। ओके, तो ये आज के वीडियो का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, इजी सवाल है, ठीक है।
स्टार्ट किया था हमने कहाँ से, टफ से, अब हम कहाँ पहुंच गए, इजी पे पहुंच गए। तो टफ इजी किया हमने। ये किसका एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट था ड्वेक का, ठीक है। ड्वेक कौन, जाके आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ किसकी बात हो रही है, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ये आपके 19 में भी सवाल आया था, 20 में भी आया था मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पक्का कर लेना है। इसको ऑलरेडी हम 2021 की पीवाईक्यू में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियो देखा था उनको इसका आंसर मालूम है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, उत्तरदायित्व का विसरण, ठीक है। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको क्या कर देंगे आप, डिफ्यूज कर देंगे। आप इसको ऐसे नकार देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि क्या बताएं, ठीक है। पीपल हेल्प अदर्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर इमोशनल डिस्कम्फर्ट। Greater the number of witnesses to an emergency, the less likely the victims are to receive help. Helping others is the means of increasing one's own status and reputation. Pro-social acts are motivated solely by the desire to help someone in need. ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर 4 किसकी बात कर रहा है, आपके प्रो सोशल बिहेवियर की बात कर रहा है। इस पे भी आपके सवाल मिलते हैं नेट से, ठीक है, पीवाईक्यूज में देखने मिलते हैं प्रो सोशल बिहेवियर से सवाल। ओके, तो समाजोन्मुखी कार्य केवल आवश्यकता में किसी की सहायता करने की इच्छा से प्रेरित होता है। यहाँ कैसा कह रहे हैं, आपको क्या लगता है इसमें डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बाकी सब छोड़ दीजिए, आप साइकोलॉजी छोड़ दीजिए, आप केवल 4 ऑप्शन पढ़िए एंड देन नीचे आप इसका कमेंट करिए, ठीक है, कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, करेक्ट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 2, ग्रेटर द नंबर ऑफ विटनेसेस टू एन इमरजेंसी द लेस लाइकली द विक्टिम्स आर टू रिसीव हेल्प। ठीक है, इसको हमने कैसे एग्जांपल समझा था कि यहाँ पे एक चाय की दुकान है, यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे एक ही चाय की दुकान है तो यहाँ पे एक जो आदमी गिर रहा है उसको क्या मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए उसी चाय की दुकान में अब यहाँ पे 50 लोग खड़े हैं और एक आदमी बाइक से आता है एंड यहाँ पे स्लिप हो जाता है, ठीक है, गिर जाता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा आपका उत्तरदायित्व का विसरण, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। कोई नहीं चाहेगा कि मैं जाके इस आदमी को उठाऊं, बशर्ते अगर वहां पे कोई महिला होगी तो मे भी उठा सकते हैं, वहां पे डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी। बट मोस्टली एक जनरल केस की बात करें तो अगर वहां पे ऑडियंस काफी ज्यादा है, ठीक है, ऑडियंस काफी ज्यादा है तो क्या होगा, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेस हो जाएगी, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, मींस इन द सेंस हाई हो जाएगी, ठीक है। एंड देन अगर वहां पे ऑडियंस काफी कम है, 1-2 लोग ही हैं, तो क्या करेंगे, वो तुरंत हेल्प करने जाएंगे, ठीक है। आप ही मान लीजिए किसी सुनसान रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, सुनसान रास्ते से जा रहे हैं आप, ऑलराइट, एंड देन क्या होता है, वहां पे आपका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे आपके सामने एक गाय आ जाती है, ठीक है, एक काऊ आ जाती है, आपका क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, या मान लीजिए यहाँ पे 1-2 मेल फीमेल हो सकता है, एक मेल खड़ा है एक फीमेल खड़ा है, तो क्या करेंगे, ये आपकी हेल्प 99% केसेस में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अब ये जो फैमिली है, 1-2 लोग थे, इनके साथ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 15 लोग खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर आप गिर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको सेल्फ हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको खुद की मदद से ही उठना पड़ेगा, क्योंकि इन लोग क्या शो कर देंगे, इन लोग शो कर देंगे आपको डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, उत्तरदायित्व का विसरण। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक गेम होता है रस्सी कश का, ठीक है, टग ऑफ वॉर, ठीक है, जहां पे क्या होता है, जहां पे आपके एक लकीर होती है, यहाँ पे अगर आपने स्क्विड गेम्स देखी होगी, ठीक है, तो वहां पे आपको ये देखने मिलता है ये गेम, ठीक है। तो क्या होगा, ये रस्सी है, एक रोप है, ठीक है, इसको पकड़े हुए पर्सन खड़े हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 खड़े हैं, यहाँ पे मान लीजिए 2 ही लोग खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 2 हैं ये काफी फोर्स लगाएंगे, है ना, काफी ज्यादा फोर्स लगाएंगे ताकि ये क्या ना है, ये लूज ना कर जाए, है ना, ये हार ना जाए, इस तरफ आ ना जाए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे अगर 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो इनमें से क्या करेगा, सेकंड वाला हो सकता है मस्ती कर दे, वो बिल्कुल भी फोर्स कम लगाए, ठीक है, एज कम्पेयर टू जितना वो पहले लगा रहा था, ठीक है। 4 वाला भी हो सकता है ऐसा ही कर सकता है। यहाँ पे माने तो हो सकता है नंबर 3 जो है वो शो करना स्टार्ट कर देगा डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों, क्योंकि मान लीजिए 1, 2 और 3 तो फोर्स, 1, 2 और 4 तो फोर्स लगा ही रहे हैं ना, तो अगर ये कम भी लगाएगा तो क्या होगा, ये मैनेजेबल हो जाएगा, ऐसा लगता है किसको, नंबर 3 को। इसे क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं हम डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यहीं पे बात इसकी कर रही है, ग्रेटर द नंबर ऑफ विटनेसेस टू एन इमरजेंसी, जितने ज्यादा लोग रहेंगे द लेस लाइकली द विक्टिम्स आर टू रिसीव हेल्प, ठीक है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। किसी आकस्मिक स्थिति का जितनी अधिक संख्या में साक्ष्य होता है उतनी ही संभावना कम होती है सहायता मिलने की, ऑलराइट। ओके, तो इसी के साथ हमने स्टार्ट किया था प्रश्न नंबर 1 से 10 तक सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, एंड देन पढ़ाई करते रहिए, ऑलराइट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।